पेज नंबर 191, एक्सरसाइज 1, 1 से लेकर 3, 1, 2 and 3, थर्ड, सेकंड, पहला भी, सेकंड, H2 plus Cl2 giving 2 HCl। ये सब कंसेप्चुअल सवाल है। H2 plus Cl2 giving 2 HCl, इसका डेल्टा H दे रखा है, इसका डेल्टा H दे रखा है -185 किलो जूल, -185 किलो जूल। ऑब्वियसली ये होगा पर मोल, बट पर मोल ऑफ व्हाट? देख, कभी भी किसी भी रिएक्शन का डेल्टा H किलो जूल किलो कैलोरी पर मोल होता है। क्लियरली समझ लेना। पर मोल किसका कंफ्यूजन हो गया? तो पर मोल उसका जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 दिख रहा है रिएक्शन में। पर मोल उसका जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 दिख रहा है। यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 दिख रहा है हाइड्रोजन और Cl2 का। हम बोल सकते हैं कि दिस इज पर मोल ऑफ हाइड्रोजन और दिस इज पर मोल ऑफ Cl2 बोथ। सवाल क्या कह रहा? 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ 3 मोल ऑफ Cl2 टू फॉर्म HCl। वेरी गुड। 3 और 3 पूरा कंप्लीट रिएक्ट कर जाता, तो डेल्टा H कितना आएगा? क्या निकालना क्या है? व्हाट विल बी द डेल्टा U फॉर दिस रिएक्शन? ओके, डेल्टा H कितना आएगा? तो जब 1 मोल रिएक्ट किया था तो 185, तो 3 मोल रिएक्ट करेगा तो -185 मल्टीप्लाइड बाई 3, इतना किलो जूल आ जाएगा डेल्टा H। और यही डेल्टा U के बराबर होगा, कारण डेल्टा Ng फॉर द प्रोसेस इज 0। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। यही आंसर है। तीसरा, इथाइल क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ C2H4 गैस प्लस HCl गैस। C2H4 gas reacts with HCl gas, it forms C2H5Cl gas। गैस है ना, तीनों गैस है। इसका भी डेल्टा H दे रखा है, इसका डेल्टा H दे रखा है -72.3 किलो जूल। ऑब्वियसली इट विल बी किलो जूल पर मोल ऑफ व्हाट? यू कैन कंसिडर एनीवन, किसी एक को कंसिडर कर सकते हैं, सबका कोफिशिएंट 1 है, तो पर मोल किसी के भी हिसाब से, पर मोल इथिलीन समझो या पर मोल HCl समझो या पर मोल इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन समझो। What will be the value of delta E if 70 gram of ethylene and 73 gram of HCl is allowed to react at 300 Kelvin? कोई बात नहीं, डेल्टा H अगर पता है तो सबसे पहले डेल्टा U यही निकाल ले। हमें पता है कि डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus डेल्टा Ng RT। So डेल्टा U for the process will be डेल्टा H कितना है? -72.3 किलो जूल में, कोई बात नहीं, माइनस डेल्टा Ng -1, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 इंटू R 8.314, टेम्परेचर 300 डिवाइडेड बाय। क्लियर है ये चीज? इसका यूनिट किसमें आया? किलो जूल पर मोल में ही इसका भी यूनिट आएगा। अब सवाल कह रहा है कि इसमें 70 ग्राम और 73 ग्राम, 70 ग्राम एंड 73 ग्राम कितने मोल्स हो गए? ये हो गया 24 4 28, 2.5 एंड 2, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? HCl। तो हम लोग बोलेंगे कि 2 मोल HCl रिएक्ट किया है कंप्लीटली 2 मोल इथिलीन से, और बाकी 0.5 मोल इथिलीन बच जाएगा ना, तो हम लोग कितना मोल रिएक्टेड मानेंगे? 2, जितना आया इंटू 2 आंसर है। पर मोल निकाल चुके डेल्टा U, और हम ये देखें कि रिएक्शन में कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर दे उतने नंबर ऑफ मोल से। एनीवे डेल्टा H में मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा H निकलेगा ना, डेल्टा U थोड़ी निकलेगा। डेल्टा, ये इक्वेशन हम लोग हमेशा पर मोल वाले के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 6 7। The heat capacity of liquid water दे रखा है। What is the enthalpy of fusion? Well, the enthalpy of fusion of ice is this much. What is the smallest number of ice cube at 0 degrees centigrade each containing 9 gram of water?
needed to cool 500 gram of liquid water from 20 to 0. Heat loss is equal to heat gain. अगर 500 ग्राम वाटर को ठंडा करना है तो हीट लॉस कितना होगा? हीट लॉस विल बी इक्वल टू 500 mc डेल्टा टी. सी कितना दे रखा लिक्विड वाटर का? 75.6 जूल पर मोल दे रखा है. तो 500/18 मोल कर दिए इंटू 75.6 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर चेंज कितने का? 20. डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर चेंज कितना? कि केल्विन में करें? एक ही बात है. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 6 किलो जूल पर मोल. और एक आइस क्यूब में कितना वाटर? 9 ग्राम. मतलब कितना मोल हो गया? हाफ मोल वाटर. जब ये हाफ मोल वाटर मेल्ट करेगा तो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा? हीट एब्जॉर्ब विल बी इक्वल टू हाफ मोल वाटर मल्टीप्लाइड बाय 6. क्या यूनिट है? किलो जूल है कि नहीं? तो इतना किलो जूल हीट वो एब्जॉर्ब करता है एक आइस क्यूब. मान लेते हैं कि n आइस क्यूब है, मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ आइस क्यूब है, तो टोटल हीट एब्जॉर्ब इतना, टोटल हीट लॉस इतना. दोनों को बराबर कर दें, आंसर आ गया. 500/18 इंटू 75.6 इंटू 20 दैट विल बी इक्वल टू 3n. सॉल्व n. क्लियर है ये? 8 नंबर 0 दिख रहा है ना ये? ऐसे गया तो क्लॉकवाइज, ऐसे आया तो एंटी क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज में वर्क डन बाय द सिस्टम, एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन ऑन द सिस्टम. दोनों का एरिया बराबर लेकिन साइन ऑपोजिट. जोड़ेंगे तो 0. 9 10 11 12 13 14 15 16. वेरी गुड. हो गया? वेरी गुड. अरे 16 तक हो गया. 17 देखने में कुछ नहीं है ये सवाल. एडियाबेटिक कंटेनर है, कोई हीट का लेन देन नहीं है. है ना? कोई हीट का लेन देन नहीं है, कोई वर्क डन भी नहीं है. जब पार्टीशन हटाया तो वर्क डन भी नहीं है. तो हम सीधे सीधे बोलेंगे ना कि भाई एक गैस हीट लॉस करेगा और दूसरा गैस हीट गेन करेगा. तो ऐसे केस में हीट किसके बराबर होगा? डेल्टा यू के बराबर. वर्क डन अगर 0 है तो एक गैस अपना हीट गेन या लॉस जो करता है वो किसके बराबर होता है? डेल्टा यू. तो जैसे ही पार्टीशन हटाएंगे तो डेल्टा यू ऑफ द फर्स्ट विल बी इक्वल टू द डेल्टा यू ऑफ द सेकंड. यस और नो? डेल्टा यू ऑफ द फर्स्ट विल बी इक्वल टू द डेल्टा यू ऑफ द. एक का इंटरनल एनर्जी घटेगा और दूसरे का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा. दोनों अल्टीमेटली सेम टेम्परेचर टी पे आ जाएंगे. मान लेते हैं कि टेम्परेचर T1 वॉज ग्रेटर देन T2. जैसे ही पार्टीशन हटाएंगे तो वो दोनों का टेम्परेचर कॉमन हो जाएगा ना, T फाइनल. जब पार्टीशन हटाएंगे तो दोनों गैस का कॉमन टेम्परेचर हो जाएगा T फाइनल. है कि नहीं? तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा था वो ठंडा होगा T फाइनल तक, जिसका कम था वो हीट अप होगा T फाइनल तक. पहले वाले का N1 CV टेम्परेचर चेंज T1 माइनस TF. इतना इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा मैग्नीट्यूड में पहले वाले गैस का. दैट विल बी इक्वल टू N2 CV. इसका इंटरनल एनर्जी चेंज कितना हो जाएगा? TF माइनस CV काट दे, PV इक्वल टू NRT लगा के N1 निकाल दे. N1 कैसे कितना आएगा? P1 V1 T1 दे रखा है तो N1 हो जाएगा P1 V1 बाई RT1 और यहां N2 हो जाएगा P2 V2 बाई RT2. RR भी कट गया. सॉल्व करके TF निकालो आंसर.
18 19 20 21 22 23 23 वेरी गुड 24 25 25 लॉजिकल क्वेश्चन। टेम्परेचर जब बढ़ रहा है धीरे धीरे तो डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आ गया। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। पहले डेल्टा जी पॉजिटिव वैल्यू था और टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो ये जैसे ही बढ़ा रहे हैं डेल्टा जी कहां चला जा रहा है? नेगेटिव। तो बताओ डेल्टा एच और टी डेल्टा एस का साइन क्या होना चाहिए? डेल्टा एच भी पॉजिटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव। पहले था पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो ये बड़ा पॉजिटिव हो गया, इसलिए नेगेटिव आ गया। क्लियर? ये तो किए थे ना, टेबल जैसा बनाए थे लास्ट में। 26 27 28 वेरी गुड 29 30 28 The enthalpy of tetramerization of X in a gas phase is given kilojoule per mole. Okay, at 300 Kelvin, the enthalpy of vaporization of the liquid X and X4 30 और 72. Delta S for the tetramerization of X in a liquid phase is given. What is the delta G in a liquid phase? तो डेल्टा H in a liquid phase निकाल। आप कोशिश करो कि 4x लिक्विड जब X4 लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका डेल्टा H कितना? समझ में आ रहा? तो हम लोग ऐसे इमेजिन करेंगे कि 4x लिक्विड को 4x गैस में ले गए, फिर ये 4x गैस जो है वो X4 गैस में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद इसको कंडेंस करके ऐसा बना दिए। तो मुझे एक्चुअली इसका डेल्टा एच दिया हुआ है, गैसियस फेज वाला दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? -100 किलो जूल पर मोल, -100 किलो जूल पर मोल। इसमें कितना आवश्यकता होगी? 4 इंटू वेपराइजेशन ऑफ एक्स लिक्विड। एक्स लिक्विड है कितना? 30 और 72 30, तो 4 इंटू 30 और यहां पे कितना? 72। लेकिन ध्यान रहे कि ये रिलीज, तो यहां पे नेगेटिव साइन। व्हाट विल बी द डेल्टा एच फॉर द प्रोसेस? 120 माइनस 100 माइनस 72 कितना आ रहा है? माइनस 52। डेल्टा एच पता है, डेल्टा एस पता है, डेल्टा जी निकाल ले। (29, 30, 31 क्लास में हो चुका है। बताया था ना, दो सॉलिड हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर को जब कांटेक्ट में लाते हैं तो ओवरऑल डेल्टा एस ऑफ सिस्टम पॉजिटिव, एंट्रोपी बढ़ता है। और इसी से प्रूव होता है कि जब भी हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करेगा एंट्रोपी बढ़ेगा। असली एक्सरसाइज जो है अब शुरू होगा। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 प्रेशर वॉल्यूम का एक डायग्राम दिया हुआ है। प्रेशर P प्राइम, वॉल्यूम V प्राइम। P प्राइम V प्राइम हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहां पे वैल्यूज ही P और P/2 जैसा दिया हुआ है। कुछ ऐसा एक प्रोसेस है यहां से यहां तक। P/2 2V, यह है V। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो P इंटू V आएगा ना, और इस पॉइंट पे भी देखें तो P/2 इंटू 2V, ये भी P इंटू V। दैट मीन्स इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन क्या ये आइसोथर्मल है? क्या दो पॉइंट पे टेम्परेचर सेम होना आइसोथर्मल कहलाता है? कभी नहीं। डेल्टा DP DT 0 होना चाहिए, है कि नहीं? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम,
में अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे कनेक्ट होता रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और एक्चुअल वर्क डन आइसोथर्मल में आता इतना एरिया, लेकिन इस प्रोसेस का एरिया थोड़ा ज्यादा है। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। फिर अगर इस पीवी डायग्राम को हम टीवी डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कह रहा है कि पैराबोला का पार्ट होगा, कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग इसका इक्वेशन निकालेंगे लाइन का। लेट द इक्वेशन इज पी प्राइम इज इक्वल टू एम इंटू वी प्राइम प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वैल्यू पुट कर P इज इक्वल टू एम इंटू वी प्लस सी, और दूसरा वैल्यू पुट करेंगे P बाई टू इज इक्वल टू 2mv प्लस ऑफ सी। माइनस कर दिए, माइनस ऑफ P बाई टू इज इक्वल टू mv, सो m विल बी माइनस ऑफ P अपॉन 2v। m निकल गया यहां से, P प्लस P इज इक्वल टू माइनस ऑफ P अपॉन 2v इंटू v प्लस c। P बाई टू जुड़ा वहां पे, 3P बाई टू। इक्वेशन क्या बन गया? P प्राइम इज इक्वल टू माइनस P बाई टू v इंटू v प्राइम प्लस 3P बाई टू। यह इक्वेशन है। हमें पता है कि P प्राइम इंटू V प्राइम इज इक्वल टू RT, 1 मोल मान के चल रहे। टेम्परेचर वॉल्यूम में इक्वेशन तैयार करना है तो P प्राइम के बदले बिठा देंगे, क्या बन जाएगा? माइनस P बाई टू V इंटू V प्राइम प्लस 3P बाई टू होल इंटू V प्राइम इज इक्वल टू RT। देख, क्वाड्रेटिक फंक्शन इन V प्राइम स्क्वायर, V prime square is equal to some constant into T. Obviously, it is a part of parabola. In a PV diagram, the path AB becomes a part of hyperbola. गलत? PV diagram तो दिया हुआ ही है, हाइपरबोला का स्ट्रेट लाइन है। In going from A to B, the temperature T of the gas first increases the max to up to maximum and then decreases. ध्यान रखना, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिला विथ स्लोप है ना, ऐसा नहीं कि स्लोप 0 या स्लोप इन्फानाइट, विथ सम वैल्यू ऑफ स्लोप। हमेशा यह पाया जाता है कि प्रोसेस करने के दौरान टेम्परेचर बढ़ता है और फिर घटता है, और ऐसा सवाल भी हम लोग करते हैं, कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। मान लो हम अपने तरफ से सवाल जोड़ दिए, कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग टेम्परेचर का एक फंक्शन निकालेंगे, है कि नहीं? निकला हुआ ही है, कुछ करना नहीं है, ये इक्वेशन निकाल लिए मैंने, आपका आंसर तैयार है। T विल बी इक्वल टू 1 बाई R, R को इधर भेजे, अंदर में 3P बाई टू V प्राइम माइनस P इंटू V प्राइम का स्क्वायर अपॉन 2V। यहीं से T निकाल लिए, dt अपॉन dV प्राइम 1 बाई R 3P बाई टू माइनस 2PV प्राइम अपॉन 2V। यहां V कांस्टेंट है बेटा, क्योंकि पॉइंट है, V प्राइम वेरिएबल है। एक बार और डिफरेंशिएट करो, d2T बाई dV प्राइम का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाई R 0 माइनस P बाई V, एंड इट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। और सेकंड डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव क्वांटिटी आ गया, सजेस्ट कर दिया मैक्सिमा, मैक्सिमा है, कहां है? इक्वल टू 0 कर, निकाल आंसर। क्लियर? सेकंड और थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 and 3 क्या? हाँ बताएंगे, पहले ये देख ले, ये कर लिया कॉपी? सेकंड हो गया ना? थर्ड, ए में कोई दिक्कत? इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट। ए करेक्ट है, हाफ मोल गैस से 1 मोल गैस, मोल्स ऑफ गैस बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा। डेल्टा जी सिस्टम इज ऑलवेज 0 फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस इन अ क्लोज सिस्टम। गलत, डेल्टा जी इज ऑलवेज 0 एट इक्विलिब्रियम। आपको ध्यान रखा, ग्राफ बताए थे हम लोग, ऐसे वो ग्राफ बताए थे, ऐसे
है कि नहीं? अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है लेकिन चल रहा है तो क्या डेल्टा जी जीरो हो जाएगा? डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो हुआ तो स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो आया रिवर्सिबल के लिए तो स्पॉन्टेनियस इन द बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। एक रिवर्सिबल प्रोसेस चल भी तो सकता है। डेल्टा जी नॉट ऑफ आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। गलत। It is always fixed when the activity of the substance is 1. When the activity of the substance is 1, then G naught is defined. उसमें तो solution है तो 1 molar G naught, गैस है 1 atmosphere G naught, फिर ये टेम्परेचर प्रेशर पे वेरी कैसे करेगा? G naught का तो एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। क्लियर? क्लियर? बताए ना? नोट्स रिवाइज करके ही ट्यूटोरियल शीट सॉल्व करना है। एंट्रोपी ऑफ अ क्लोज सिस्टम इज ऑलवेज मैक्सिमाइज्ड एट इक्विलिब्रियम। फॉल्स। एंट्रोपी ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम इज मैक्सिमाइज्ड एट इक्विलिब्रियम। ये भी स्टेटमेंट लिखाए थे। आइसोलेटेड सिस्टम में जब कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ता है। डेल्टा एस टोटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। चौथे में कोई दिक्कत? पांचवा, छठा, 6 कर लिए? वेरी गुड। 6 कर लिए मतलब कि आपको आता है सब्जेक्ट। लेकिन आगे हम बोलेंगे कि अगर आप कॉम्प्रिहेंशन 2 नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी यही देखते हैं। 6, 7, 7वां तो ऐसे ही है। 8वां लॉजिकल क्वेश्चन। एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम जिसके अंदर हम लोग गैस ले रखे हैं। गैस का कुछ प्रेशर है, वॉल्यूम V है, गैस का कुछ प्रेशर भी है। ये गैस कंप्रेस हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम कंप्रेस कर रहे हैं। यहां पे एक वाल्व लगा हुआ है, वाल्व को खोल दिए, गैस लीक करने लगा, ये कंप्रेस हो गया कहां तक? आधा वॉल्यूम तक। ठीक है। नाउ टेम्परेचर T इज कांस्टेंट। T1 था, T1 है, थ्रू आउट T1 ही था। कैसे मेंटेन किए? हीट का एक्सचेंज किए। हीट का एक्सचेंज करके टेम्परेचर T को कांस्टेंट मेंटेन किया गया। अब बताओ क्या इस प्रोसेस में डेल्टा U 0 होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्यों नहीं 0 होगा? पीछे आंसर दिया इसलिए। क्लोज कंटेनर में हाँ मोल। अरे इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मोल। हम लोग पढ़े हैं डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। अगर इसको हम अलग अलग लिखे ना तो हम इस इक्वेशन को ऐसे समझ सकते हैं। U1 इज NCV T1 एंड U2 इज NCV T2। सबट्रैक्टेड देन यू विल गेट डेल्टा U इज NCV डेल्टा T। अभी हमारा सिचुएशन कैसा है? U1 था N1CV T1 और U2 है N2CV द सेम T1। समझा रहा? तो अगर हम माइनस करेंगे U2 माइनस U1, डेल्टा U आ जाएगा CV T1 इंटू N1 माइनस N2 माइनस N1। N2 कम है, N1 ज्यादा है। कैसा क्वांटिटी? डेल्टा U विल नॉट बी इक्वल टू 0। डेल्टा U विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी इन दिस केस। अब बताओ हीट के बारे में। हीट के बारे में टेम्परेचर कांस्टेंट, वर्क डन क्या होता? माइनस ऑफ डेल्टा P डेल्टा V। प्रेशर कांस्टेंट है थ्रू आउट तो माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ P भी लिख सकते। P डेल्टा V को डेल्टा P भी लिखा सकते। माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ NR डेल्टा T भी लिख सकते। यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोल चेंज हो रहा है
तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा एन इंटू आर इंटू टी। डेल्टा एन मोल्स में चेंज कितना आया, N1 माइनस N2। मैग्नीट्यूड वर्क डन कैसा क्वांटिटी, नेगेटिव। Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U। डेल्टा U भी नेगेटिव, वर्क डन भी नेगेटिव। नाउ सजेस्ट अ साइन फॉर Q। Q कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। 9 नहीं हुआ, नहीं हुआ सर, पक्का। ये ग्राफ कैसा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। वेरी गुड, तब तो सही में कर लिए तुम लोग। ये ग्राफ देखने में लग रहा है कि पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन ये ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है। कारण कि अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन होता तो प्रेशर कांस्टेंट होता। V इज इक्वल टू के टी, तभी तो वॉल्यूम टेम्परेचर में पासिंग थ्रू ओरिजिन मिलेगा ग्राफ। K में क्या है, NR बाई P है, क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT। K इज अ कांस्टेंट, इंप्लाइज P शुड बी कांस्टेंट। और अगर P कांस्टेंट तो V1 बाई T1 V2 बाई T2 के बराबर आना चाहिए, जो कि यहां पे है नहीं। V1 बाई T1 आएगा 10/300 और V2 बाई T2 आ रहा 15/600। बराबर नहीं है, मतलब कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ध्यान रहे, ऐसा है। यहां पे 10 लीटर है और यहां पर 300 केल्विन, यहां पर 600 केल्विन टेम्परेचर, वॉल्यूम डायग्राम, एंड एट दिस पोजीशन इट इज 15 लीटर। नाउ व्हाट विल बी वर्क डन, ठीक है, वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व। पीवी डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व होता है, यहां नहीं। वर्क डन इज माइनस ऑफ इंटीग्रल पी डीवी। पी निकाल, सब्स्टिट्यूट कर, वॉल्यूम 10 से लेकर 15 तक इंटीग्रेट मार। कहां से निकलेगा, इक्वेशन निकालेंगे। इस लाइन का इक्वेशन V इज इक्वल टू एम इंटू टी प्लस सी। V कितना 10, m 300 प्लस सी 15 इज इक्वल टू m 600 प्लस सी, देयरफॉर 5 सबट्रैक्ट कर दिए, 5 विल बी इक्वल टू 300 m कितना आ गया 1/60, 1/60 5, सी कितना आ गया 5। इक्वेशन क्या आया, V विल बी इक्वल टू 1/60 t प्लस 5। तो t कितना आ गया, V माइनस 5 इंटू 60। वी ऑल नो दैट PV इज इक्वल टू RT, N1 है। RT, T के बदले क्या लिख दिए, V माइनस 5 इंटू 60, therefore V विल बी R इंटू V माइनस 5 बाई V इंटू 60। ये P को यहां बेटा और इंटीग्रेट करेंगे, माइनस ऑफ 60R V माइनस 5 अपॉन V इंटू DV, 10 से लेकर 15 एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन 10 हो गया। पहला क्यों गलत है, हम तो पढ़ाएं यार, ऐसा कुछ पढ़ाएं 100%। रिवर्सिबल वर्क डन इज मैक्सिमम एंड इरिवर्सिबल वर्क डन बाय द सिस्टम इज मैक्सिमम, बट द रिवर्सिबल वर्क ऑन द सिस्टम इज मिनिमम। यही तो लिखा हुआ है, फिर गलत क्या है, मिनिमम दिया हुआ है। गलत क्यों है पहला, देख फिर किस मिनिमा की बात हो रही है। आइसोथर्मल प्रोसेस में रिवर्सिबल कंप्रेशन मिनिमम होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में रिवर्सिबल कंप्रेशन मिनिमम होगा उस प्रोसेस के लिए, नॉट इन जनरल। ऐसा नहीं कि आइसोथर्मल में जो रिवर्सिबल वर्क निकाल लिए वो इन जनरल है मिनिमम है, एडियाबेटिक वाला उससे ज्यादा आएगा, गलत। उस पर्टिकुलर प्रोसेस में वर्क डन मिनिमम कितना होगा, रिवर्सिबल वर्क डन ऑन द सिस्टम। उस प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम कितना होगा, रिवर्सिबल वर्क डन बाय द सिस्टम, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। समझ में आ रहा, इसलिए इन जनरल ये स्टेटमेंट गलत है। बॉम्बे
साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क इज नेवर जीरो। हो जाता तब तो वर्क स्टेट फंक्शन बन जाता। सी गलत। कोई भी गामा रिलेशन सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए वैलिड होता है। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में कोई गामा रिलेशन वैलिड नहीं है। तो यहां तो सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस लिख दिया। चौथा गलत। पहला तो ये गलत कि स्क्वायर ब्रैकेट में उल्टा लिख दिया है। अगर सही भी लिख देता तब भी गलत बोलते। अगर सही भी लिख देता तब भी गलत बोलते। क्यों गलत होता? क्योंकि सही भी लिख देगा ना स्क्वायर ब्रैकेट में, वो सिर्फ आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है विथ रियल गैस। यहां तो सीधे लिख रहा वर्क डन बाय द रियल गैस। क्या हमेशा आइसोथर्मल में ln में आता V2 माइनस NB अपॉन V1 माइनस NB प्लस n स्क्वायर ए ब्रैकेट में 1 अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन V2। ज्यादा समझ में आ रहा है? ज्यादा समझ में आना भी खतरनाक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। चलो असर्शन रीजन 11 बस नहीं 2 तक पूरा। हम डिस्कशन या तो नहीं करते हैं तो बहुत दिन तक नहीं करते। 11 हो गया। 12 हाँ इन्वर्शन टेम्परेचर। देखो इन्वर्शन टेम्परेचर है ना, हम लोग रियल गैस टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम तुम लोगों को आइडिया एक दे दे रहे कि मान लो ये चैम्बर है पार्टीशन वाला, यहां पर एक रियल गैस लिया गया। रियल गैस लिया गया, पूरा एडियाबेटिक कंटेनर है, कहीं से कोई हीट का एक्सचेंज नहीं है। एडियाबेटिक कंटेनर, एक तरफ रियल गैस और एक तरफ वैक्यूम, इधर कुछ नहीं। द रियल गैस इट हैज अ वेरी हाई प्रेशर पी, बहुत ही हाई प्रेशर पी। जैसे ही हम यहां पे एक पिनहोल साइज पिनहोल बनाएंगे, तुरंत गैस लीक करेगा इसके अंदर, है कि नहीं? हो सकता है कि ये गैस लीक करने के बाद यहां गर्म हो जाए, और यह भी हो सकता है कि वो गैस यहां लीक करने के बाद ठंडा हो जाए। ठंडा अगर हो गया तो ये मेथड इज यूज्ड फॉर लिक्विफाइंग द गैस। ये जो मेथड है ना, अगर गैस ठंडा होता है लीक करने के बाद, तो अपने आप इतना कूल हो जाएगा कि लिक्विफाई हो जाएगा। हम लोग लिक्विफिकेशन में ये मेथड को यूज करते हैं। लेकिन कोई भी गैस डिपेंडिंग ऑन कंडीशन ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, और वो कंडीशन है सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर TI, जिसको हम लोग कहते हैं इन्वर्शन टेम्परेचर। और ये इन्वर्शन टेम्परेचर होता है 2A/RB। नोट कर लो, रिपीटर हो तुम लोग, खटाखट नोट करो, नोट कर लो। 2A/RB इन्वर्शन टेम्परेचर याद रखो। A और B क्या है? वैंडरवाल कांस्टेंट। A/RB क्या कहलाता है? बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर का दुगना होता है इन्वर्शन टेम्परेचर। अब इस इन्वर्शन टेम्परेचर का क्या खास बात है कि अगर इस गैस को किसी टेम्परेचर पे रखा गया ग्रेटर देन इट्स इन्वर्शन टेम्परेचर, देन द गैस विल हैव अ वार्मिंग इफेक्ट, गर्म हो जाएगा। अगर ये गैस को रखा गया अगर लेस देन इट्स इन्वर्शन टेम्परेचर, द गैस विल गेट कूल्ड। और अगर इस गैस को रखा गया इन्वर्जन टेम्परेचर पे ही, नो इफेक्ट, नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग, है ना? ये टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस है, जिसको कहते हैं हम लोग इन्वर्जन टेम्परेचर। 12, 13, 13 हो गया। 14, दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कर्व आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते और ना ही करेंगे। जब तक गैस सेम है। देखो, गैस अगर सेम है तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक मान ले एक्सपेंशन हुआ, वहीं से कंप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि इस कर्व का स्लोप गामा होता है। पीवी डायग्राम में गामा होता है, और गामा स्टैंड। अगर हम एक गैस को दो अलग अलग स्टेट से आगे बढ़ाए तो दोनों का स्लोप सेम है, पैरेलल टाइप का।
दे कैन नेवर इंटरसेक्ट। और कार्नोट इंजन में ये दो आता ही है, सेकंड प्रोसेस और फोर्थ प्रोसेस, है ना। 15-16 कॉम्प्रिहेंशन 1, कॉम्प्रिहेंशन 1, वेरी गुड। कॉम्प्रिहेंशन 1 हो गया, कॉम्प्रिहेंशन 2, कॉम्प्रिहेंशन 2, देखिए कॉम्प्रिहेंशन 2 को समझने की कोशिश करो। ये कंटेनर में लिक्विड वाटर रखा गया है 0.9 kg, 0.9 लीटर एट अ टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर कितना दे रखा, 353 केल्विन। और इस 353 केल्विन पे इसका वेपर प्रेशर कितना दे रखा है, 532 mmHg। और 532 mmHg को 760 से डिवाइड करोगे तो ये 0.7 एटमॉस्फियर आ जाएगा। 532 डिवाइडेड बाई 760 दैट इज 0.7 एटमॉस्फियर। हाँ, स्टेट 1, सडनली क्या किया जा रहा है कि यहां का प्रेशर 1 एटमॉस्फियर कर दिया जा रहा है। लिक्विड अभी भी 0.9 kg है, लिक्विड अभी भी 0.9 लीटर है और टेम्परेचर अभी भी 353 केल्विन ही है। बोल रहा है इस प्रोसेस में डेल्टा एच कितना। वी ऑल नो दैट एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी। डेल्टा यू, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा पीवी इज पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। लेकिन डेल्टा वी भी तो जीरो है लिक्विड का, 0.9 लीटर 0.9 लीटर, डेल्टा वी क्या हो गया, तो डेल्टा एच कितना आएगा, V डेल्टा P के बराबर आएगा। V कितना है, 0.9 लीटर है और डेल्टा P प्रेशर में चेंज कितना है, 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3 एटमॉस्फियर। दैट मीन्स 0.27 लीटर एटमॉस्फियर। लीटर एटमॉस्फियर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते, 27 जूल, 27 जूल। फिर टोटल चेंज इन डेल्टा यू फ्रॉम स्टेट 1 to 3 और तीसरा पार्ट है टोटल चेंज इन द एंथैल्पी फ्रॉम 1 to 3। व्हाट इज थर्ड स्टेट, टेम्परेचर कर दिए 373, वाटर होने लगा बॉयल। बॉयल हो रहा है कितने प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फियर पे। और बॉयल कब तक किए, जब तक कि 0.45 kg बच गया, ऑब्वियसली 0.45 लीटर बच गया, है ना। तो इस प्रोसेस में हमें निकालना है डेल्टा एच कितना, ठीक है। कैसे करेंगे, स्टेप्स में करना पड़ेगा। वेरी गुड, कैसे स्टेप्स में, वेरी गुड। पहले तो इस लिक्विड को 353 से 373 तक ले जाना पड़ेगा, है ना, और उसके बाद ये वेपराइज करेगा। तो इस स्टेप में डेल्टा H1 और इस स्टेप में डेल्टा H2, तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 हो जाएगा आंसर। अब डेल्टा H1 कैसे निकालेंगे, हीटिंग अ लिक्विड और सॉलिड, डेल्टा H इज NC, डेल्टा T, N मास कितना 0.9 kg, ग्राम में कर ले 900 ग्राम, और उसका CP कितना दे रखा है, जूल पर ग्राम है ना, हाँ 4.2 जूल पर ग्राम, 4.2 जूल पर ग्राम मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर चेंज कितने का, 20 का। जब ये करोगे तो जूल में या किलो जूल में आ जाएगा ये 75.6 किलो जूल। और उसके बाद ये वेपराइज कर रहा है, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन दे रखा है 40, लेकिन 40 किलो जूल पर मोल, पर मोल मैंने 18 ग्राम,
18 ग्राम को वेपराइज करने के लिए 40 किलो जूल चाहिए, तो 0.45 kg 450 को वेपराइज करने के लिए कितना हीट चाहिए? तो डेल्टा H2 हो जाएगा 40 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 18, हटाओ 10⁻³ किलो जूल में ही रहने दो, डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 450 ग्राम। 0.9 था, 0.45 बच गया, तो 0.45 kg वेपराइज किया है, 450 ग्राम वेपराइज किया है। ये सॉल्व करोगे आएगा लगभग 1000। दोनों को जोड़ेंगे 1075.6 आंसर है किसका? 22 नंबर का। नेग्लिजिबल 27 जूल है और ये 1000 किलो जूल है। दूसरा बिट कैसे निकलेगा? तो दूसरा बिट माने 21 नंबर सवाल का आंसर डेल्टा यू कैसे निकलेगा? तो ध्यान दो, लिक्विड और सॉलिड का हीटिंग और कूलिंग में डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर होते हैं, है कि नहीं? ठीक है। लिक्विड इक्विलिब्रियम विथ वेपर, इसका डेल्टा एच दे रखा है 40 किलो जूल, यहीं पे निकाल लो डेल्टा यू कितना। तो डेल्टा एच इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा यू निकलेगा 40 किलो जूल माइनस डेल्टा एन जी कितना? 1 इंटू 8.314 इंटू 373, ये जूल हो गया, डिवाइड कर दिए 1000 से किलो जूल हो गया। डेल्टा यू निकल जाएगा 36.89 किलो जूल पर मोल, लेकिन ये पर मोल निकला। तो डेल्टा यू 450 ग्राम के लिए कितना? तो 36.89 डिवाइडेड बाई 18 गुने 450, ये लगभग आएगा 922 के आसपास, 925 के आसपास। ये वैल्यू ना सवाल में 8 लेने के लिए बोला है, R टेक R टू बी 8, 925 और ये 925 और उधर कितना निकला था? ये 75, 1001 डेल्टा यू। वर्क डन कितना होगा इसमें? डेल्टा NGRT, जो डेल्टा H निकाले डेल्टा यू भी निकाले, तो डेल्टा H माइनस डेल्टा यू इज डेल्टा NGRT, एंड डेल्टा NGRT ऑलवेज रिप्रेजेंट द वर्क डन इन एनी फिजिकल चेंज और अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर? समझ में आ रहा है? कॉम्प्रिहेंशन 3, मैचिंग 27, 28, 29, 30, 31, कौन सा? 31 के लास्ट 2 पार्ट। कंडेंसेशन एट ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ इक्विलिब्रियम पे होते हैं। तो ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि डेल्टा एस नेगेटिव कि डेल्टा एस पॉजिटिव, कौन किस में कंडेंस कर रहा है। लेकिन हाँ, इतना हम लोग जरूर बोल सकते हैं कि डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज ऑल द 3 आर एट इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। मेल्टिंग एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। सोचो तो, अगर हम आइस को ले लें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और उसको कन्वर्ट कर रहे वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा जी हाईली नेगेटिव, हाईली स्पॉन्टेनियस। आइस जो कन्वर्ट होगा वाटर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हाईली स्पॉन्टेनियस। यही दोनों चीज बोलेंगे, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा जी लेस देन 0। क्लियर एवरीवन? अगला क्लास में एक्सरसाइज 3